नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। तेल कंपनियों ने यह साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अभी कुछ ही देर पहले ऐलान हुआ था कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी 2-2 रुपए पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा और इसका असर पेट्रोल के दाम पर नहीं होगा। आज रात से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। इसी पर देवेंद्र पराशर हमारे साथ फोन पर लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अब क्लियर कर दिया गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, हालांकि एक्साइज ड्यूटी 2-2 रुपए बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीद के लेके आए और फिर देश में उसका विपणन करें, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया सरकार की तरफ से कि भले ही एक्साइज टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी किसी प्रकार से कस्टमर के ऊपर बर्डन नहीं होने चाहिए, यानी कि देश के उपभोक्ताओं के ऊपर, आम आदमी के ऊपर इन बढ़े हुए एक्साइज टैक्स का कोई बर्डन ट्रांसफर नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल की जो पहले कीमत थी वो कीमत यथावत वैसे ही बरकरार रहेगी और इसमें कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे लोगों के लिहाज से अगर बात करें तो एक राहत की बात है, क्योंकि ये मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल के 2 रुपए कीमत में बढ़ोतरी का नहीं होता है, बल्कि ये सीधे सीधे बाकी सामानों से जुड़े होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हम लोग जानते हैं कि फिर हर सामान की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उस लिहाज से लोगों के लिए एक राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन देवेंद्र, इसका असर कोई पेट्रोल कंपनियों पर तो नहीं पड़ेगा क्या? वो इसका विरोध कर रही हैं या फिर वो इस पूरे डिसीजन को मानने के लिए तैयार होंगी? देखिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, देश के सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो तो सरकार का जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो आदेश। और इसी पर हरदीप पुरी बोल रहे हैं, आपको सीधे वही ले चलते हैं। $60 of crude per barrel in the last day or so. But please remember that our oil marketing companies, with whose work I'm more familiar, but even the private sector companies, they carry inventories over a 45-day period. And if you go back to say early January, the crude price then was $83, which came down subsequently to $75. So the crude inventory that they're carrying is at $75 on an average per barrel. So, but if your question is going forward from here, if the price remains at $60 a barrel as it is today or thereabouts, and I'm not going into the Indian basket or Brent, etc., I'm not going into that, then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust the market retail price. But that's not the only reason why I've called you here. I have requested you to come because we have also had to look at some other areas for decision making. And I want to draw your attention. We'll be giving you a note. The note I'm using, I'm also going to share with you, both electronic copy and otherwise. You know, we have come a long way on LPG. There was a time when an LPG cylinder was an item which was rare. और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। रामनवमी पर यूपी के भी कई जिलों में बवाल देखने को मिला। कानपुर में शोभा यात्रा के दौरान पुलिस और हिंदू संगठनों के लोगों में तू-तू मैं शुरू हो गई। पत्थरबाजी की घटना के बाद कानपुर में तनाव देखा जा रहा है। कानपुर में रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा पर पथराव से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुस्लिम बहुल इलाके से जब शोभा यात्रा गुजर रही थी तब बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने पथराव का आरोप लगाया, जिसे पुलिस ने अफवाह करार दे दिया। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग पुलिस से उलझ गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई। हाथ में भगवा झंडा लिए लोग भाग रहे हैं, पीछे से पत्थरबाजी हो रही है। जिसको जहां मौका मिल रहा है छिपने की जगह तलाश रहा है। हंगामे की ये तस्वीर कानपुर की है। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। हिंदुओं का जुलूस जैसे ही चंदेश्वर हाता में नई सड़क इलाके में पहुंचा, जुलूस पर पत्थर बरसने शुरू हो गए। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की पूरी तैयारी थी। घरों की छत पर पहले से ही पत्थर जमा किए गए थे। जैसे ही शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची, अचानक छतों के ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। पत्थरबाजी की वजह से 2 लोग घायल भी हो गए। इस समय मैं मौजूद हूं कानपुर के मूलगंज एरिया में, जहां पर कल
रामचंद्र जी की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की एक घटना हुई। आपको बता दें, जब शोभा यात्रा इस चौराहे पर आती है तो इन्हीं छतों से पत्थरबाजी की जो घटना हुई है उसमें एक लड़का जो है करण सोनी वो घायल हुआ है, जो आज सामने आ गया है। पथराव के बाद शोभा यात्रा में शामिल लोगों और पुलिस के बीच भी झड़प हुई। विवाद ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना से इनकार कर दिया और उसे अफवाह करार दे दिया। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे एसीपी थे, एडीसीपी थे, बाकी लोग थे और इस तरीके की बातें आई हैं, लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो, सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस जगह शोभा यात्रा पर पथराव हुई वहां मुस्लिम आबादी अधिक है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पुलिस को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी कि इस इलाके में जुलूस पर हमला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि जिस समय पत्थरबाजी हुई उस समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं की। सच्चाई यही है कि पथराव किया गया, हल्के फुल्के मलबे के टुकड़े ऊपर से फेंके गए जिसमें भगवान राम का रथ निकल रहा था। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि थाना मूलगंज के प्रभारी को और बड़े अधिकारियों को हमने ये सूचना लिखित में दी थी और मौखिक भी बात हुई थी कि मिस्री बाज़ार में अनेकों छत पर गड़बड़ हो सकता है, हमारे पास सूचनाएं हैं, आप वहाँ पर पुलिस लगाएं। लेकिन एक भी सिपाही उस समय ऊपर तो नहीं था, नीचे भी कोई नहीं था। कानपुर में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हिंदू संगठनों ने पत्थरबाजी के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी है। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि पत्थरबाजी की घटना को दबाया जा सके, लेकिन पथराव में घायल करण सोनी ने शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ उसकी एक एक डिटेल बता दी। हकीकत क्या है सर, कल मतलब वही सवारी पे हम लोग चल रहे थे आगे और अफरा तफरी का माहौल, भगदड़ मचने लगी। पीछे से मतलब लोग भागने लगे और पत्थर ऐसे ऊपर से ऐसा लगा कि चल रहे हैं पत्थर कहीं से, तो सब भागने लगे हम लोग। तो पत्थर जो है मतलब कहाँ से चल रहे थे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आदमी सर पकड़ के हम लोग ऐसा न रहे सर में लग जाए, तो भाग रहे थे। तो पीछे से भैया कुछ हमारे पत्थर लगा पैर पे, तो हम एकदम वहीं गिर गए। बिल्कुल पैर मेरा पूरा बैंड हो गया भैया, गिरे वहाँ पे एकदम से, फिर उठ ही नहीं पाए वहाँ से। घायल के सामने आने के बाद पुलिस अब पथराव वाले इलाके में सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है। इसके साथ ही कानपुर के संवेदनशील मोहल्लों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, पुलिस मना कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं ईंट पत्थर ऊपर से फेंके गए। क्या पूरी सच्चाई है? देखिए गोनिका, इस मामले में चंदेश्वर हाते को जैसे ही क्रॉस करते हुए ये पूरा जो भगवा यात्रा है, शोभा यात्रा है, वो गुजरती है रामनवमी के मौके पर यानी कि कल, और नई सड़क पर पहुंचती है। उसी दौरान बताया जाता है कि जो शिकायत की गई है पुलिस से इस समय फिर से, उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि छतों से कुछ ईंटें पत्थर आते हैं और जो कार्यकर्ता, जो लोग साथ में चल रहे थे भगवा यात्रा के, उनमें 2 कार्यकर्ताओं को ये चोट भी लगती है। कल शाम को ही इस बात की जानकारी कानपुर पुलिस को दी गई थी, लेकिन कानपुर पुलिस के अधिकारियों ने कैमरे पर आकर के ऑफ द कैमरा दोनों जहां ये बात कही थी कि पूरी तरीके से बात गलत है और लोगों को इस बात की लगता है अफवाह हुई है कि उनको ऊपर किसी ने पत्थर फेंका है, लेकिन मौके पर ऐसी स्थिति नहीं बनी है। सीनियर ऑफिसर्स ने बाकायदा कैमरे पर बाइट भी दी है, लेकिन जब घायल सामने आ गए हैं, उन्होंने अपनी आपबीती सामने बता दी है कि किस तरीके से उनको चोट लगी और कैसे उनको चोट लगी। तो पुलिस भी इस मामले में दबी जुबान इस बात को जरूर एक्सेप्ट कर रही है कि अगर किसी को चोट लगी है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हिंदू संगठनों ने पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया था कि मुस्लिम इलाकों से गुजरते हुए उनके ऊपर इस तरीके
की आशंका हो सकती है, पथराव हो सकता है, तो मौके पर इस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं उठाए गए, इसको लेकर के कानपुर पुलिस के ऊपर सवाल उठना निश्चित तौर पर लाजमी है, क्योंकि पुलिस को न सिर्फ ग्राउंड पर सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए थी, बल्कि छतों पर भी अपने जो लोग होते हैं उनको तैनात करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के ये प्राइमा फेसिया कानपुर पुलिस की लापरवाही सामने आई है, उसको लेकर के पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई भी इस मामले में मुकम्मल की जाए। बिल्कुल विशाल, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात प्रयागराज की करते हैं। वहां का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया। सिकंदरा इलाके में कल रामनवमी के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। प्रयागराज में माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। गाजी मसूद सालार की दरगाह पर हंगामा करने वालों की पहचान कर ली गई है। इसके साथ ही मौके पर मौजूद कुछ पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। रामनवमी पर कल दरगाह की छत पर चढ़कर कुछ युवकों ने भगवा झंडे लहराए थे। हिंदू संगठन का दावा है कि जिस जगह पर दरगाह है वहां पहले मंदिर हुआ करता था और इसीलिए यहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने दिया जाए। ये प्रयागराज के सिकंदरा इलाके में मौजूद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। दरगाह के गुंबद पर हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता चढ़े हैं। छत से भगवा झंडा लहरा रहे हैं। धार्मिक नारेबाजी की जा रही है। पूरे यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का जुलूस निकला। ना कहीं पत्थर चले, ना कहीं बवाल हुआ, लेकिन प्रयागराज में कुछ युवकों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। तस्वीरों में देखिए, कुछ लोग प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचते हैं। पहले नीचे धार्मिक नारेबाजी होती है, उसके बाद 3 शख्स दीवार के सहारे गुंबद पर पहुंच जाते हैं और वहां भगवा झंडा लहराने लगते हैं। अचानक वहां माहौल बिगड़ जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई वो मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही हंगामा करने वाले युवक भाग गए। सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचने से पहले युवकों ने रामनवमी के मौके पर बाइक रैली भी निकाली। सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए। इस पूरे बाइक जुलूस को मनेंद्र प्रताप सिंह नाम का शख्स लीड कर रहा था। मनेंद्र सिंह की बाइक रैली की तस्वीरें भी सामने आई हैं। उसके साथ सैकड़ों लोग बाइक पर चल रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। मनेंद्र प्रताप सिंह खुद को संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। दावा करता है कि वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता है। मनेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सालार मसूद गाजी आक्रांता था। ऐसे में तीर्थराज प्रयाग में उसकी कोई दरगाह नहीं होनी चाहिए। दरगाह को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। उस जगह को हिंदुओं को पूजा पाठ के लिए सौंप देनी चाहिए। कि ये सामान्य मजार नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष के लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि और मजार होती है, वहाँ पे मुस्लिमों की आस्था जुड़ी रहती है। इस मजार में पहले से ही हमारे हिंदू देवता देवी मौजूद हैं, जो बड़े पुरुष परिहार हैं और सती देवी, उनकी पूजा होती है। 95% वहाँ हिंदू जाता है, अपना निशान चढ़ाता है, अपनी मानता मानता है। तो अगर वहाँ पर मेरे देवी देवता मौजूद हैं तो मैं वहाँ पे सफ़ेद टोपी लगा के तो जाऊँगा नहीं। अपना भगवा ध्वज लेके जाना और उसे फहराना, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत कार्य है। और हम लोग सनातनी, हम लोग मांग कर रहे हैं। आप सोचिए कि जहाँ पे मेरे देवी देवता मौजूद हैं वहाँ मजार कैसे बन गई। जब करणी सेना के सदस्य दरगाह पर भगवा झंडा लहरा रहे थे, उस समय पुलिस के जवान दरगाह के गेट पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की। दावा किया जा रहा है कि जिस समय पूरा विवाद हुआ उस समय मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, वरना बड़ा विवाद हो सकता था। हम जब आए तो पुलिस वाले उधर थे और उसके बाद बताए कि यहाँ सब ऐसा ऐसा हो गया, आप लोग चले जाइए। तो हम कहा हम यहीं रहेंगे, तो हम ये पीछे बांस के लगे रह गए। वहीं खाना न बन रहा है, बस आवाज़ आप लोग आए। पुलिस वाले खुद बैठे थे, उनको चढ़ने न दिए होते न चढ़ते। जो जायज़ बात है, हम ईमान नहीं खराब करेंगे। हम बता रहे हैं ना, ये जो है बड़े पुरुष के है मजार है, पंडित वो ठाकुर हैं, वो शीतला माई हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग सब हैं यहाँ।
यहाँ इतना निशान चढ़ता है, सब पूरा भर जाता है। योगी सरकार की तरफ से रामनवमी के जुलूस को लेकर पहले से गाइडलाइंस तय कर दी गई थी। किसी को भी इसे तोड़ने की इजाजत नहीं थी। लिहाजा पूरे मामले पर प्रयागराज पुलिस भी एक्टिव मोड में है। दरगाह पर हंगामा करने वाले और नारा लगाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। इतना ही नहीं, हंगामे के वक्त जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उनकी भी भूमिका की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रविवार को संभल समेत यूपी के उन जिलों से भी रामनवमी का जुलूस निकला जहां पहले कभी नहीं निकलता था, लेकिन कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ। प्रयागराज में कुछ युवकों की वजह से विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया। रामनवमी का उत्सव तो बीत गया, लेकिन बंगाल में भारी सियासी बवाल छोड़ गया। क्या ममता को भगवा से नफरत है? क्या श्री राम की सेना से ममता को 26 में सबसे ज्यादा खतरा है? इन सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भगवा झंडे रखी कार पर हमले के मामले ने तूल पकड़ ली है। बीजेपी ने ममता सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के आरोपों के बाद पूरे बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। जगह जगह बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। क्या कोलकाता में भगवा झंडा देखकर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए? क्या जानबूझकर रामनवमी के जुलूस में शामिल गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई? क्या सोची समझी साजिश के तहत गाड़ियों पर पथराव किया गया? पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दावा है कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की रैली पर हमला हुआ। कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवा झंडा लगाने की वजह से गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, शीशे तोड़े गए, अराजकता फैलाई गई। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि टारगेट हिंसा थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में कार पर पत्थर फेंके गए और जब उपद्रवी कार में तोड़फोड़ कर रहे थे, उस वक्त वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू अभी भी 70% है। इसके बावजूद अगर रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है, तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही। उधर कोलकाता पुलिस ने सुकांत मजूमदार के दावे को खारिज किया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस इलाके में किसी भी जुलूस के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, न ही इलाके में ऐसा कोई जुलूस निकला। रामनवमी के मौके पर कलकत्ता में 2 जुलूस शांतिपूर्ण निकले, लेकिन देर रात लगभग 9:45 बजे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार ने पार्क सर्कस का एक वीडियो ट्वीट किया, जहां पर हम मौजूद हैं। उस वीडियो में 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए और वो गाड़ियां इसी पार्क सर्कस पर मौजूद थी। ये 7 पॉइंट है, 7 रास्ते यहां मिलते हैं। ट्वीट में कहा गया कि वो राम यात्रा में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहे थे जब इस मुस्लिम बहुल इलाके में उन पर हमला हुआ। साथ ही 2 वीडियो भी ट्वीट किए गए, लेकिन ये वीडियो ट्वीट होने के बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से सफाई आई। कोलकाता पुलिस ने स्वीकार किया कि यहां पर 2 गाड़ियों के शीशे टूटे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि यहां ना राम नवमी के जुलूस की कोई परमिशन थी, ना ही कोई जुलूस निकला। लेकिन जब गाड़ियों के शीशे टूटे तो पुलिस ने यहां इंटरवेंशन किया, तुरंत एक्शन लिया और इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है और बाकी जांच की जा रही है।
पुलिस दावा कर रही है कि कोई जुलूस ही नहीं निकला, लेकिन टूटी हुई गाड़ियां बता रही है कि हमला हुआ है। जिन गाड़ियों पर भगवा झंडा लगा मिला उसे टारगेट करते अटैक किया गया। इससे पहले रविवार को कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में 2000 से ज्यादा जगहों पर शोभा यात्रा निकली, लेकिन कहीं से कोई भी हिंसा की खबर नहीं आई। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि डर की वजह से हिंदू समाज के लोग बाहर ही नहीं निकले और जहां भी जुलूस निकालने की इजाजत दी गई थी उसे काफी सीमित स्तर पर कर दिया गया था। कोलकाता से ओंकार सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस बात का डर था, जिस बात को लेकर लगातार कल से चर्चा हो रही थी कि कोई बवाल ना हो, पुलिस हालांकि पूरी तरह वहां पर सुरक्षा दिए हुए थी, लेकिन किस तरीके से यह अटैक हो गया? पुलिस कह रही है कि उस इलाके में कोई परमिशन नहीं थी जुलूस की। जी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सुकांत मजूमदार उन्होंने एक ट्वीट किया कल रात करीब 9:45 बजे। उन्होंने ट्वीट करते हुए दो वीडियो उन्होंने डाले अपने सोशल मीडिया पर और दोनों वीडियो में देखा जा रहा है कि भगवा झंडा लहराते हुए दो गाड़ी जिसका शीशा टूटा हुआ है। हम लोग इस वक्त है 7 पॉइंट पर और 7 पॉइंट का ही वो वीडियो है जहां पर देखा जा रहा है कि 2 गाड़ी की कांच टूटी हुई है और जिसमें भगवा झंडा भी अंदर गिरा हुआ है। तो इसी का मद्देनजर रखते हुए सुकांत मजूमदार ने यह आरोप लगाया कि जब देखा गया है कि जब वो लोग वापस आ रहे थे रैली से, जुलूस से, तभी ये घटना हुई। तो इसके बाद टारगेट करके उनका गाड़ी को तोड़ा गया। ऐसे ही आरोप सुकांत मजूमदार के तरफ से लगाया गया है। हालांकि कोलकाता पुलिस भी ट्वीट करके अपने सफाई दे दी है कि इस जगह में यानी कि पार्क सर्कस में कोई भी जुलूस का परमिशन कल नहीं था, ना ही कोई जुलूस निकला भी था पार्क सर्कस एरिया में। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस भी मौजूद किया गया था क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है। तो इसके लिए पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस घटना में कोई ऐसे कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है, अगर होती तो उसके बारे में चर्चा बिल्कुल पुलिस इनकार कर रही है। लेकिन पुलिस पर ये पूरा दारोमदार था कि पूरी जो दोनों यात्राएं निकली है वो बेहद सुरक्षित तरीके से निकले और किसी तरीके का विवाद ना हो। हालांकि जो सुकांत मजूमदार ने दावा किया है उस पर देखना होगा कितनी सच्चाई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही सड़क पर चलते वक्त आप कितने सावधान रहते हैं, लापरवाही कहीं आपको भारी ना पड़ जाए। पंजाब से एक ऐसा वीडियो आया जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हर वक्त आप पर किसी ना किसी की नजर टिकी रहती है। आखिर ऐसा क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए और पूरी तस्वीर समझिए। एक शख्स महिला को पीछे बैठाकर स्कूटी पर जा रहा है। रास्ता पूरी तरह सुनसान है। तभी एक बाइक पर बैठे 2 लोग स्कूटी को ओवरटेक करते हैं। बाइक चला रहे शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है। उसके पीछे पगड़ी पहने एक शख्स बैठा है। उसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक रखा है। गाड़ी को बदमाश एकदम स्कूटी से आगे रोकते हैं। पीछे बैठा शख्स उतर जाता है और बाइक सवार गाड़ी को वापस मोड़ लेता है। इतने देर में स्कूटी पर बैठे शख्स को बदमाशों की मंशा समझ में आ जाती है और वो गाड़ी को किनारे खड़ी करने की कोशिश करते हैं। तभी नीचे उतरा शख्स महिला के करीब जाता है और उनके गले में मौजूद सोने की चेन खींचने लगता है। स्कूटी सवार शोर मचाता है लेकिन बदमाश नहीं रुकता और चेन खींचने की कोशिश करता है। छीना झपटी की वजह से स्कूटी का बैलेंस बिगड़ता है और उस पर बैठे दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। गनीमत ये रही कि बदमाश चेन छीनने में कामयाब नहीं हो पाते और बिना चेन के ही उन्हें भागना पड़ता है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें पंजाब के खरड़ की हैं। कपल का शोर सुनकर सामने वाले घर से एक महिला निकलती है और उनके पास आती है। थोड़ी देर में मोहल्ले के कुछ और लोग भी बाहर आ जाते हैं। इसके बाद लाल टी शर्ट पहना एक शख्स बदमाशों का पीछा करता है। स्कूटी सवार शख्स भी स्कूटी से उनके पीछे जाता है, लेकिन तब तक बदमाश काफी दूर निकल जाते हैं और बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बात अब बिहार की करते हैं। राहुल गांधी आज बिहार में हैं और जिस वक्त वो कांग्रेस दफ्तर में थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कुछ लोगों के बीच में झड़प हो गई। राहुल गांधी के सामने पटना कांग्रेस दफ्तर में झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता और एक शख्स के बीच में हाथापाई हुई। राहुल गांधी से वक्फ बिल के समर्थन करने की मांग पर हंगामा हुआ। पुलिस ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। वैसे पुलिस का दावा है कि शख्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त राहुल गांधी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी वहां पर मौजूद थे।
बात अब राजस्थान की करते हैं। या अलवर में भारी घमासान छिड़ गया, भाईजान ही भाईजान की जान के दुश्मन बन गए। मामूली सी बात पर क्यों फायरिंग हुई, आखिर क्यों दो परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर क्यों मुस्लिम समुदाय के दो गुट मैदान में उतर आए, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कुछ ना है वासु कहीं हो रहा है, बिंदु कुछ ना है। सरेआम 20 सड़क पर संग्राम छिड़ गया, जमकर लाठी डंडे चले, कई राउंड गोलियां भी चली। कुछ ना है, फटाका है वे तो। गांव की गली में मुस्लिमों के दो गुटों में घमासान हो गया। शहाबुद्दीन मेव गुट और जुबैर गुट के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। चलो आगे बढ़ो ने। सड़क पर भाईजान ही भाईजान के खून के प्यासे हो गए। गोलियां चली, लाठियां चली, पत्थर भी खूब बरसे। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा तो किसी को गोलियों के छर्रे लगे। अलवर के गोविंदगढ़ का फहरी गांव शहाबुद्दीन और जुबैर गुट के बीच अखाड़ा बन गया। खेत से जानवर निकालने की मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दोनों गुटों से लोग जुटे, लाठी डंडे लेकर जुटे, बंदूकें तक निकल आई। पहले दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, फिर गोलियां चली और जमकर पत्थर भी चले। मारपीट में 12 लोग घायल हुए हैं। वहीं शहाबुद्दीन, उस्मानी, फिरोज, सैफुल्ला, मुनासिफ, साहिर, अख्तरी, परमीना और फरजान को कारतूसों के छर्रे लगे। हमारे तकरीबन 12-13 लोगों के छर्रा लगे जो अभी अलवर भर्ती है और उनका उपचार जारी। अच्छा, जो फायरिंग करी है वो अवैध हथियार थे, लाइसेंसधारी था? अवैध हथियार थे, उनके पास बंदूक थी, बंदूकों से हथियार किए उन्होंने। कितने बंदूक और कट्टे थे उनके पास? उनके पास 3 बंदूक थी और उन्होंने परली साइड से पथराव भी किए थे। अच्छा। बोतल वगैरह होती है जैसे पानी की शीशे वाली बोतल भी उन्होंने फेंकी थी और बोतल भी फेंकी थी और उन्होंने पथराव भी किया है। घायलों को पहले गोविंदगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आर्म्स हथियार रिकवर नहीं हो पाया है। इन दोनों में आपस में कोई झगड़ा हुआ है, पत्थरबाजी व फायरिंग वगैरह की सूचना है, बाकी अभी तारीख नहीं हुई है। फायरिंग पुष्टि नहीं हुई? पुष्टि हुई नहीं जब तक अभी हथियार वगैरह। फायरिंग में करीब 7-8 लोग हैं, जिसमें बच्चा। कितने लोग लगे? छर्रे 7-8 लोगों के लगना बता रहे हैं। दरअसल फहरी गांव में मुस्लिमों के बीच ही पुरानी अदावत चल रही है। इसमें से एक गुट शहाबुद्दीन मेव का है तो दूसरा गुट मोहम्मद जुबैर का है। इनके बीच कई बार आपस में पहले भी विवाद हो चुका है। इस बार झगड़े की शुरुआत तब हुई जब शहाबुद्दीन ने खेत से जानवर निकालने पर आपत्ति जताई तो जुबैर गुट के लोगों ने शहाबुद्दीन की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद शहाबुद्दीन गुट के लोग भी जुट गए। दोनों गुटों में जमकर बवाल हुआ और भाईजान ने भाईजान का खून बहा दिया। वहीं बेंगलुरु में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में सियासत तेज हो गई है। आईटी सिटी में गंदी हरकत का वीडियो वायरल हुआ तो गृह मंत्री का अजीब बयान सामने आ गया। इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। छेड़छाड़ की घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का अजीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। मामला 3 अप्रैल का है, जब बीटीएम लेआउट के पास एक नाबालिग को मोलेस्ट किया गया। रात करीब 2 बजे हुई यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। तारीख 3 अप्रैल, रात का वक्त, टाइम 1:52 हो रहा है। 2 लड़कियां एक गली में आती दिख रही है। तभी एक शख्स गली में लड़कियों के पीछे तेजी से आता है और एक लड़की को दबोच लेता है और दीवार से सटाकर गंदी हरकतें करता है। इस दौरान दूसरी लड़की
अपनी फ्रेंड को छुड़ाने की कोशिश करती है, तब आरोपी पीड़िता को धक्का देते हुए तेजी से फरार हो जाता है। ये तस्वीरें हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाली IT सिटी बेंगलुरु से आई है, जहां सुड्डा गुंटेपल्लिया इलाके के BTM लेआउट के पास ये वारदात हुई। ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसका खून खौल उठा। हाई सिक्योर सिटी में इस हैवान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसने राह चलती एक लड़की के साथ सरेआम गंदी हरकत कर दी। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है, रात के वक्त दो लड़कियां एक संकरी और सुनसान गली से निकल रही है। गली में एक तरफ कई बाइक्स और स्कूटी खड़ी है। तभी लड़कियों के पीछे आरोपी तेजी से आया। आहट पर लड़कियां गली में एक तरफ हो गई, लेकिन आरोपी का इरादा लड़कियों को मॉलेस्ट करना था और उसने एक लड़की के साथ गली में गंदी हरकतें की और तेजी से फरार हो गया। हालांकि पीड़ित लड़कियों की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बेंगलुरु के एक शख्स ने मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बात अब मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की करते हैं, जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं तो वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसी चढ़ावे में सेंध लग गई। मंदिर की गोलक के रुपए पर हाथ साफ कर रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक बैंक कर्मी है। इसका काम है मंदिर में आए चढ़ावे को गिनना, लेकिन इसने वहां चोरी शुरू कर दी। लेकिन ये CCTV से बच नहीं पाया और अपने कपड़ों में कुछ छिपाता हुआ देखा गया तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी के पास से उसी वक्त 1,28,000 रुपए बरामद भी हो गए। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इस शख्स ने पहले से चुराए पैसों का ठिकाना भी बता दिया। बाद में आरोपी के पास से 9.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। आरोपी से 200 और 500 की गड्डियों में रकम छिपा रखी। वहीं पटना में एक अजीब घटना हुई। मौका रामनवमी का था। शीतला माता मंदिर में भारी भीड़ थी। सुरक्षा चाक चौबंद होने का दावा भी किया गया था, लेकिन पूर्व डिप्टी CM का पर्स और मोबाइल चोरी हो गया। नीतीश सरकार की मंत्री रेणु देवी ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। रेणु देवी के सुरक्षा कर्मी की तरफ से पटना के बाईपास थाने में ये केस दर्ज कराया गया है। रामनवमी के मौके पर रेणु देवी कल मंदिर में पूजा करने गई थी और इसी दौरान किसी ने उनका मोबाइल और पर्स ही उड़ा लिया। इस घटना ने पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल दी है। काफी देर तक रेणु देवी के सुरक्षा कर्मी पर्स और मोबाइल वहां तलाशते रहे, लेकिन चोर का पता नहीं चल सका और इसके बाद केस दर्ज किया गया। रेणु देवी बिहार की कद्दावर BJP नेता हैं, पूर्व डिप्टी CM है और मौजूदा सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री भी हैं। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस शिद्दत से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं योगी राज में पुलिस फ्रंट फुट पर है तो क्रिमिनल पूरी तरह से बैक फुट पर है। पुलिस को खुली छूट है तो पुलिस शहर शहर क्राइम से हिसाब से क्रिमिनल का हिसाब करने में जुट गई है। नोएडा में लूट गैंग के सरगना जफर का हाफ एनकाउंटर, मेरठ में 25,000 के इनामी 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर और बुलंदशहर का लुटेरा राजीव मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन फुल स्पीड में चल रहा है। नोएडा टू बुलंदशहर और मेरठ से लेकर महोबा तक योगी की पुलिस अपराधियों की लिस्ट छोटी करने में जुटी हुई है। शातिर बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया गया तो कई इनामी बदमाशों को भी दबोचा गया। ये शातिर चोर जफर है जो अब 2 पुलिस वालों के कंधों के सहारे है। जफर के पैर में पुलिस की गोली लगी है। जफर एंड गैंग नोएडा में कई महीनों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था और हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लेकिन आज जब जफर एंड गैंग की मुलाकात पुलिस से हुई तो जफर को लगा पुलिस पर फायर करके फरार हुआ जा सकता है, लेकिन वो भूल गया योगी राज में पुलिस गोली का जवाब गोली से देती है। जफर ने गोली चलाई तो पुलिस की भी गोली चली और जफर सीधे जमीन पर आ गिरा। जफर के साथ ही बदमाश आकाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। गैंग के 2 बदमाश एक दिन पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक झटका लगा है। LPG गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गैस सिलेंडर 803 रुपए की बजाय अब 853 रुपए में मिलेगा। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर में भी बढ़ोतरी हुई है। ये अब 500 रुपए की जगह 550 रुपए में मिलेगा।
रील बनाने के लिए जानलेवा स्टंट करना भारी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई इन तस्वीरों को देखिए। 2 युवक चलती कार पर स्टंट कर रहे हैं। एक शख्स कार की छत पर खड़ा है। कार पूरी रफ्तार से चल रही है, लेकिन ये शख्स कार की छत पर खड़े होकर फोन पर बात कर रहा है। और इस वीडियो में एक दूसरा शख्स भी नजर आ रहा है। ये कार की खिड़की से अपने आधा शरीर बाहर निकाले हुए है और चलती कार में ही ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान कार चला रहे शख्स से एक गलती होती तो रील बनाने के लिए स्टंट कर रहे इन दोनों युवकों की जान खतरे में पड़ सकती थी। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गुजरात के कच्छ से दर्दनाक हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां माधापर सर्किल के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ट्रक ने सामने से आ रहे बाइक सवार को कुचल दिया। जोरदार टक्कर के बाद बाइक सवार ट्रक के नीचे फंस गया। कई मीटर तक ट्रक के साथ वो घसीटता चला गया। जिसने भी ये दर्दनाक तस्वीरें देखी वो सन्न रह गया।